हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने इस चैप्टर के 2 वीडियो पहले भी डाल दिए हैं और ये जो आज का टॉपिक है मोटापा और रक्तचाप ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी और ब्लड प्रेशर, 2 टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले जो बच्चे नए हैं जो ये 2 पार्ट नहीं देखे हैं, एक तो जो कल आया था अपना कि किस प्रकार का पानी पीना चाहिए मानव स्वास्थ्य को, दूषित जल क्या होता है, जल को कैसे अपन स्वच्छ करेंगे, इस प्रकार की कुछ उसमें कुछ मेथड्स थे, टेक्निक्स थी, वो देखे। और इससे पहले एक वीडियो और डाला था अपन ने काफी समय पहले, वो भी इसी चैप्टर का एक पार्ट था, उसको भी देखें, है ना। तो दोनों पार्ट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ऐसी कोई बात नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में नीचे आके देख सकते हैं, दोनों पार्ट का लिंक मिल जाएगा। अब आप और एक चैप्टर पहले हो गया, अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले मोटापा। देखो मोटापा अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं तो मानता हूँ बहुत सारी बीमारियों की जड़ है मोटापा। बट अब बहुत सारी बीमारियों की जड़ है मोटापा, तो इसको अपन इस ओबेसिटी को कम कैसे करें, या जैसे मान लो हो ही नहीं उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए, और इसके क्या क्या रोग हैं, किस किस प्रकार के रोग हमारी बॉडी में इसके कारण हो सकते हैं। आइए इन कई प्रकार की बातों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ है मोटापा। देखो मोटापा एक्चुअल में होता क्या आप सब जानते हो, यानी कि जो अपन अनाप शनाप जंक फूड वगैरह वगैरह, प्लास्टिक, ये जो भी अपन पॉलीथीन जो भी खा रहे हैं, मतलब और क्या है यही तो है जंक फूड का मतलब। क्या है मतलब संतुलित आहार के अलावा, मतलब जो ओरिजिनल चीज़ों के अलावा जो भी अपन मार्केट की ज़्यादातर चीज़ें खा रहे हैं जंक फूड ही है, और क्या है ना। तो इनमें क्या होती है, जब अपन शरीर, मतलब अपन शारीरिक श्रम तो कम करते हैं और वसा युक्त चर्बी युक्त भोजन अपन ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे वो फैट जमा जमा होके आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा जब आ जाती है तो अपने को मोटापा फील होता है। ठीक है, जैसे कि इन चंद लाइनों में यहाँ कुछ बातें लिख रखी है कि मोटापा वह स्थिति होती है, मोटापा वह स्थिति होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर में इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है। यानी कि शारीरिक वसा यानी कि एक तरह से फैट जो है वो एक सीमा तक एकत्रित हो जाता है कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगता है। वह यानी कि वो जो चर्बी है, यानी कि फैट शरीर के लिए ठीक है, बट एक सीमा से ज्यादा अगर शरीर में वसा जम गई है तो वो एक अपने स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगा। कई प्रकार के रोग अपने को हो जाएंगे, अपना शरीर मतलब काम करने लायक नहीं बचेगा, आलस्य हो जाएगा, कैंसर और हृदयघात जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। तो ये क्या है, इसके ऊपर हानिकारक प्रभाव डालने लगता है। लेकिन साथ में एक बात ये आती है कि ये अपनी जो उम्र है इसके बढ़ने के साथ साथ ये थोड़ा और ज़्यादा मतलब मामला फैलने लगता है। और जैसे आप कभी कभार जिम या कोई भी हेल्थ क्लब में जाते हो तो आपको एक चीज़ नोटिस मिलती है कि आपकी जो बॉडी का वजन है, यानी कि शरीर का भार है, वो आपकी लंबाई के अनुपात में मापा जाता है कि इतनी हाइट होना तो इतना वजन ठीक है, अच्छा है। इससे ज़्यादा हो गया तो मोटापा, इससे कम हो गया तो फिर वो भी रोगी है। मतलब अगर अत्यधिक वजन कम है हमारे शरीर का अपनी सीमा से, तो एक ऐसा एक अपनी हाइट के और एक बॉडी के रेशियो में एक अपना एक स्केल देखते हो आप कभी कभार, तो यहाँ पे अपन इसी के केस में एक चीज आएगी यहाँ पे, बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई। बॉडी मास इंडेक्स इन्हीं चीजों के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका जो शरीर का भार है, आपका शरीर का भार है वो आपका कितने मीटर स्क्वायर, जो आपका रेशियो है बॉडी का भार का रेशियो प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से रेशियो निकाला जाता है, वो मोटापे पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। ये संभावित आयु को घटा सकता है, संभावित आयु को घटा सकता है। अगर आपके मोटापा हो जाता है तो जितनी उम्र होती है उससे कम भी हो सकती है, 1-2 साल कम भी जी सकते हैं। मोटापा अपनी उम्र को घटा देता है, ऐसी बात माना जाता है। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि शरीर का भार सूचांक, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, शरीर भार सूचकांक, यानी कि अपना शरीर है भार के हिसाब से अपने को सूचकांक मतलब सूचना दे दिया है कि तुम मोटापा हो गया हो, मोटापा होने से इस प्रकार के तुम्हें रोग हो सकते हैं, तुम्हारी लंबी उम्र की कामना कर रहे थे वो अब थोड़ी कम हो गई है। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या है, देखो ये फुल फॉर्म भी पूछी जाती है छोटे क्वेश्चनों में, बीएमआई की फुल फॉर्म बताओ। तो बॉडी मास इंडेक्स इसकी फुल फॉर्म है, आप इसको हिंदी में लिख सकते हो शरीर भार सूचकांक। ठीक है, तो ये बीएमआई की फुल फॉर्म है, इसका एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन बन जाता है,
तो इसको भी आप जरूर याद करिएगा, बाकी पूरे टॉपिक को समझते रहिएगा। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा सा याद दिलाया था कि मानव का भार यानी कि जो वजन होता है वह लंबाई का अनुपात होता है, वो ही बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटेड करते हैं। आप कभी कभी देखे हो, कभी ऐसी स्केल होती है कि इसकी इतनी हाइट है तो इतना वजन होना चाहिए, इतनी हाइट में इतना वजन होना चाहिए, है ना। ऐसा एक एवरेज रेशियो, वो भी मेल फीमेल के हिसाब से अलग अलग होता है ना, कि मेल के लिए इतनी हाइट है, जैसे मान लो किसी की 170 सेंटीमीटर हाइट है तो उसका वेट मतलब कि 65 से 75 किलो के बीच में होना चाहिए। यही हाइट अगर किसी फीमेल की है तो उसका वेट थोड़ा कम होता है कि उसका वेट 155 से 165 होना चाहिए। यानी कि हाइट के अकॉर्डिंग वेट बनता है, और मेल और फीमेल का भी एक अलग से वेट कैलकुलेटेड होता है, ठीक है। तो ये सब बॉडी मास इंडेक्स में करते हैं। बॉडी मास इंडेक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, आपके शरीर के भार और मीटर स्क्वायर, यानी कि जैसे कि अब यहाँ पे दे रखा है लाइन, जब 25 किलोग्राम प्रति मीटर के बीच हो तब मोटापा पूर्व स्थिति होती है। यानी कि इतना होता है तो मोटापा से पूर्व की स्थिति है, यानी कि मोटापा आया नहीं है। लेकिन जब यही आपका रेशियो, जब ये 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक हो जाता है तब मोटापा आना प्रारंभ हो जाता है। तब आपको पता है मोटापा आना प्रारंभ हो जाता है। और नीचे दिए गए छायाचित्र के अनुसार मोटापा आपको दिखाई देता है, ऐसे तौंद लटक जाती है नीचे से, अलग ही गणेश जी की तरह लुक, गणेश लुक में लगता है फिर, जिसको अपन मोटापा बोलते हैं, ठीक है। तो ये मोटापा की कुछ तस्वीरें थी, आपके सामने नजर आ रही है। अब बात करते हैं कि मोटापा बहुत से लोगों से जुड़ा है। मोटापा बहुत से रोगों से जुड़ा होता है। मोटापा में बहुत सारे रोग होते हैं, वो कैसे, जैसे कि हृदय रोग है, मधुमेह है, मतलब हृदय रोग का मतलब हृदय घात, हार्ट अटैक नहीं, हार्ट अटैक, है ना। मधुमेह रोग, डायबिटीज है, निद्राकालीन श्वास समस्या है, यानी कि किसी को सोते समय श्वास में प्रॉब्लम है, किसी की धीरे आ रही है, किसी को तेज आ रहे हैं, किसी को खर्राटे आ रहे हैं। कई प्रकार के कैंसर, कैंसर सब अलग अलग टाइप के होते हैं। और अस्थि संध्यार्थी रोग, यानी कि यहाँ पे आपकी जो हड्डियां हैं उनसे रिलेटेड रोग हो जाते हैं। मोटापे से कई कारण, मोटापा कई कारणों से भी हो सकता है। मोटापा के कुछ अनेक कारण भी हैं। ये तो काफी रोगों से जुड़ा हुआ है कि किन किन रोगों से जुड़ा हुआ है। अब मोटापा के अपन कुछ कारणों के बारे में बात करते हैं कि मोटापा किस किस कारण होता होगा। हमारे शरीर में मोटापा जो पनपता है वो एक साथ तो कभी पनपता नहीं है, ये धीरे धीरे एक स्लो प्रक्रिया है। लेकिन हम उस समय कुछ चीजों का ध्यान नहीं देते। हमारी तो क्या है, जीभ है, वो स्वाद को ले बैठती है, और ये स्वाद ही तो क्या करता है, सारा नुकसान कर देती है। और जीभ तो दांतों तक का नुकसान करा देती है कभी कभार। देखो इसमें होता क्या है, इसमें क्या प्रमुख है, कैसे कैसे किन कारणों से मोटापा हो सकता है, इसके प्रमुख कारण देखते हैं। देखो आपका जो मोटापा है उसके लिए सही मायने में अपन इसकी डेफिनेशन या इसके बारे में चर्चा करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात सामने क्या उभर के आती है कि मोटापा और शरीर का वजन बढ़ना। मोटापा क्या है, शरीर का वजन बढ़ना। पहली बात तो शरीर में बस खाए जाओ और शरीर का वजन बढ़ाया जाओ, धरती का बोझ बनते जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच का असंतुलन घटना। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक बात करी थी कि जैसे अपन यूं मान लो एनर्जी टाइप का एक मात्रा में ऊर्जा ले रहे हैं, है ना, ऊर्जा युक्त भोजन कर रहे हैं जिससे अपने शरीर को बहुत सारी एनर्जी मिल रही है। लेकिन उस एनर्जी के अकॉर्डिंग अपन को शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं। यानी कि हम एनर्जी ले रहे हैं, खाने से एनर्जी ले रहे हैं, अपन चर चरा के चॉकलेट खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, अनाप शनाप चीजें खा रहे तो हैं, उनमें सब में ऊर्जा है, फेट है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, सब कुछ है, ये मान लो, ठीक है। हम खा रहे हैं जंक फूड वगैरह जो भी खा रहे हैं, लेकिन उससे हमारे शरीर को एनर्जी तो मिली, लेकिन उस एनर्जी के अकॉर्डिंग हमने एक शारीरिक श्रम नहीं किया। तो वो क्या करती है, धीरे धीरे वो जो शारीरिक वसा है वो हमारे शरीर में जमने लगती है। और वो जमती जमती कहाँ पे जमने लगती है, वो अपना पेट झूलने लगता है। तब पता चलता है कि हाँ मोटापा ही आ गया। अधिक चर्बी युक्त भोजन करना, अधिक चर्बी युक्त मतलब वसा युक्त भोजन करना। कभी कभी ऐसा नहीं आता किसी को इसमें ये नहीं है, इसमें वसा नहीं है, वसा 0% है, इतनी परसेंट है, यानी कि लोग ऐसे बताते अपने को। या जंक फूड में आपके जितने भी फास्ट फूड हैं वो सब जंक फूड के ही दीदार करते हैं, ये सब जंक फूड के ही अंदर आते हैं। और अब जंक फूड और फास्ट फूड के नाम से आपसे अच्छा कौन जानता है कि कौन कौन से जंक फूड और फास्ट फूड होते हैं। लेकिन स्वाद बहुत अच्छा लगता है आपको, खाना भी आप वही पसंद करते हैं। वह कृत्रिम भोजन करना, वाह 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 क्या बात कर दी, आर्टिफिशियल भोजन। हाँ, फूड भी आजकल आर्टिफिशियल आने लगे, प्लास्टिक के चावल बना दिए चाइना ने, पता नहीं क्या क्या प्रकार के। एक तरह से यूँ समझ लो किसी गैस से बन रहा है, किसी पाउडर से बन रहा है, पाउडर से आइसक्रीम बन रहा है, गैस से कोल्ड ड्रिंक बन रही है।
अनाप शनाप जो मन में आए किसी भी केमिकल से, जो भी XYZ एक तरह से आर्टिफिशियली फूड है ना, तो वो सब आर्टिफिशियल फूड है। या कम व्यायाम करना, आगे ना बात, कम व्यायाम करना यानी कि अपने शरीर को फिट रखने के लिए अपने को नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, शारीरिक श्रम करना चाहिए, योगा करना चाहिए। या स्थिर जीवन व्यापन, इस मोटापे का एक कारण और है स्थिर जीवन व्यापन का मतलब हो गया हम हमारे जैसे अब लॉकडाउन में स्थिर जीवन व्यापन हो गया ना हमारा, क्या करे, खाए नहाए धोए सो गए, टीवी देख लिए, टिकटॉक, अच्छा सॉरी टिकटॉक तो बैन हो गया, मैं फ्लो में पहले वाली आदत है ना डांटने की, इसलिए तो बहुत सारे से बस अपन बस पड़े पड़े मस्ती कर रहे हैं, मतलब खा जो रहे हैं उसको पचा नहीं पा रहे हैं, वो अपना एक डाइजेशन सिस्टम भी सही काम नहीं कर रहा होगा, और या धीरे धीरे वो जो जो अपनी एनर्जी है वो एक तरह से चर्बी में बदलती जा रही है, मतलब वसा में बदलती जा रही है, ठीक है। तो इससे क्या होती है, शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से नहीं होने पर शरीर पर चर्बी जमा होने लगती है, यानी कि इससे शारीरिक क्रिया सही नहीं होगी, ठीक है, तो शरीर पे क्या जमने लगेगी, चर्बी जमने लगती है। ये एक आ गया अवटु अल्पक्रियता, हाइपोथायरॉयडिज्म, वाह वाह वाह, ये सोच रहे होंगे सर ये वर्ड ही क्या है, हमको तो वर्ड ही समझ में नहीं आ रहा, इसको कैसे याद करें। देखो इसके बारे में आप दो बातें लिख सकते हो, ये हाइपोथायरॉयडिज्म है क्या। ये देखो एक तरह से हाइपोथायरॉयडिज्म है, जो अपनी थायराइड ग्रंथि आती है, ग्रंथियों के बारे में अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थायराइड एक ग्लैंड होती है जो थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। ये होता क्या है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, या तो बनता ही नहीं है या कमी हो जाती है, जिससे हमारी एक तो रक्त का तापमान या उपापचय क्रियाएं जो है ना, ये कई प्रकार की अपनी एक तरह से क्षमता कम हो जाती है शरीर की। और एक्चुअल में ये ज्यादातर ज्यादा उम्र की महिलाओं में ज्यादा ये रोग देखने को मिलता है। एक्चुअल में होता क्या है, इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या होता है कि ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी कर देता है या उसको बंदी कर देता है थायरोक्सिन हार्मोन को। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा वर्ड लिख लेना अंडरलाइन लगा के, ताकि एक बार आपको ये हाइपोथायरॉयडिज्म जो वर्ड है उसकी एक्सप्लेनेशन मिल सके और आपको इस वर्ड को रटना ना पड़े, समझ में आए कि हाइपोथायरॉयडिज्म एक्चुअल में होता क्या था, ठीक है। चलो फिकर नोट, आगे बात कर लेते हैं। अब नया टॉपिक आ रहा है अपने पास, रक्तचाप। जैसे मैंने कहा था दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक आपका ओबेसिटी मोटापा पढ़ा, और एक अपन पढ़ेंगे रक्तचाप ब्लड प्रेशर, ठीक है। जैसे कि आपने सबने सुना है, ब्लड प्रेशर के नाम से ही आपका पता खून के मामला आ गया, यहाँ पे खून खोलता है ऐसी बातों को सुनकर, यानी कि खून ब्लड का मामला आ गया, रक्त का मामला आ गया। अब ब्लड प्रेशर क्या होता है, यानी कि प्रेशर क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी कुकर है, अब कुकर में प्रेशर लग रहा है, किस कारण लग रहा है, कुकर की दीवारों के ऊपर जो भाप लग रही है आपकी, उसके कारण प्रेशर लग रहा है। ऐसा ही हमारी बॉडी में है, ऐसा ही हमारी बॉडी में है, जो आपकी रक्त वाहिनियां हैं, जो आपके ब्लड को हार्ट से सभी बॉडी, हार्ट एक केंद्र होता है ब्लड का, वहां से पूरे शरीर में पहुंचाने का काम कर रही है। तो वहाँ छोटी छोटी बॉडी के अंदर ट्यूब लगी हुई है, छोटी छोटी बारीक बारीक ऐसे ट्यूब लगी हुई है, नली लगी हुई है। जैसे आपने फुहारा पद्धति देखा तो सिस्टम से काम करता है हृदय, आपने ड्रिप सिस्टम देखा सुना है, बूंद बूंद सिंचाई, उसी तरह खूब सारी ट्यूब्स हमारी बॉडी में, हाथ में, पैरों में, अपने सभी ऑर्गन्स यानी कि अपने सभी अंग और उत्तकों में ऐसा बिछा हुआ जाल। तो ये होती है वाहिनिकाएं। एक्चुअल में होता क्या है कि आपकी जो ये रक्त वाहिनियां हैं, रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दाब को रक्तचाप कहते हैं। यानी कि जब अपनी रक्त वाहिनियों में जब ब्लड बहता है, फ्लो करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, यानी कि हार्ट से उस उत्तक तक और उत्तक से वापस हार्ट तक, ऐसा प्रोसेस धमनियों और सिराएं ऐसा काम करते हैं ब्लड का। आगे अपन रक्त प्रेषण तंत्र के अंदर पूरा टॉपिक समझाने वाले हैं इसका, जो अपने सेकंड चैप्टर में है, ठीक है। कुल मिला के बात यह है कि अपनी बॉडी में रक्त को ले जाने वाली छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, जिनको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वाहिनिकाएं बोल रहे हैं। अच्छा, अब इनमें कभी कभी दाब लग जाता है। अब वो दाब कैसे कैसे कार्य करता है, वो दो तरीके से करेगा, वो भी अपन बताएंगे। तो ये जो इन ट्यूब्स पे यानी कि इन वाहिनियों में लगने वाला दाब, और वो किसके कारण लग रहा है, ब्लड के कारण, रक्त के कारण लग रहा है, इसलिए इसको रक्तचाप या ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ब्लड के द्वारा लगा हुआ प्रेशर, ठीक है। धमनियां वह नलिकाएं हैं जो हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों में, अंगों तक ले जाती हैं। जैसे मैंने अभी आपको दो चीज बोली थी कि अपना हृदय जो है वो ब्लड का केंद्र है, यूं समझ लो ये एक इंजन है अपना, एक केंद्र है ब्लड का। यहाँ से आपके हृदय से जो आपकी नलिकाएं हैं, धमनियां, जिनको अपन क्या बोल रहे हैं, धमनियां हैं, वो हृदय से सभी अंगों तक या ऊतकों तक ब्लड को ले जाती हैं। और जो शिराएं हैं वहां से वापस आपके
किस में लाती हैं, हृदय में लाती हैं। क्योंकि देखो ये ब्लड शुद्ध और अशुद्ध दो तरीके से काम करता है। ब्लड से हृदय से जाने वाला शुद्ध होता है और वापस हृदय में लौट फिर के आने वाला अशुद्ध होता है। अभी अशुद्ध अशुद्ध का खेल है ना, पूरा प्रॉपर नहीं समझ में आएगा, इसको बोर्ड पे समझाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात अपने को अभी फिलहाल रक्त दाब समझना है। रक्त दाब मतलब ब्लड प्रेशर की बात करने वाले हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। देखो इसमें दो वर्ड आते हैं, अपन एक ऑब्लिक लगा के दो वर्ड लिख रहे हैं। ये 120 ऑब्लिक और 80, 120 mmg और 80 वो hg होता है 120, और ये mm होता है। पारा मरकरी से लिया गया है और ये मिलीमीटर से लिया गया। दो चीजें, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, दो संख्याएं हैं। वो एक जो ऊपर वाली 120 है वो सिस्टोलिक है, और इसमें क्या होता है, और एक जो नीचे वाली संख्या 80 है वो डायसिस्टोलिक है। इसमें संकुचन होता है और इसमें शीतलन होता है। दो तरीके से अपना रक्त काम करता है। तो कहने का मतलब ये, किसी भी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे कि 120/80, ये आपने देखा होगा 120 hg और 80 mm ऐसा कुछ दिखा होगा आपने। सिस्टोलिक अर्थात ऊपर की संख्या कौन सी, 120, धमनियों के दाब को दर्शाती है। इसमें हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती हैं। यानी कि जब रक्त पंप होता है, धमनियों में जाता है, दाब लगता है, वो चीज है ऊपर वाला सिस्टोलिक जो 120। इसी तरह से डायसिस्टोलिक क्या है, डायसिस्टोलिक है रक्तचाप अर्थात नीचे वाली संख्या, रक्तचाप अर्थात नीचे वाली संख्या धमनियों में उस दाब को दर्शाती है जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां शीतलन हो जाती हैं। देखो इसमें क्या होता है, कोई चीज होती है जब एक बार फूलती है तो वो सिकुड़ती भी है, मतलब एक पंप की तरह कार्य करती है। जैसे उसने संकुचित किया है ना, और एक वो शीतलन, ठंडा हो गया, मतलब ब्लड था वो निकल गया, वापस से ट्यूब्स अपनी पतली हो गई, छोटी हो गई, है ना। इस तरह से ये काम करता है दो। तो यहाँ पे सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक दो वर्ड यूज कर रहे हैं अपन, इस बात का थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप पारा के 90 से 120 मिलीमीटर के बीच में, 90 से 120 मिलीमीटर के रूप में होता है, जिसको अपन सिस्टोलिक कहते हैं। तथा डायसिस्टोलिक रक्तचाप पारा के 60 से 80 मिलीमीटर के बीच होता है। रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी स्पेग्नोमीटर कहते हैं। आपने कभी देखा है ऐसे, कभी आप क्लिनिक पे जाते हो, आपके ऐसे बॉडी के अंदर यूं एक कपड़ा फंसा के, जैसे चलो मैं आपको एक जस्ट फॉर इसकी इमेज दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से वो इस देखो आपने इस प्रकार से कभी देखा होगा, किसी भी क्लिनिक पे जाते हैं अपनी ऐसे बॉडी के अंदर अपने पास यूं इसको बिल्कुल सटाकर यहाँ पे ऐसे पंप करते हैं, यूं दबाते हैं इसको, और फिर वो रीडिंग नोट करते हैं। देखो ये कानों में भी लगा रखी है, ये मतलब जो धड़कन है जिसको अपन यूं यूं कह सकते हैं। और ये यहाँ पे एक पारा लगा होता है साइड में, जो थर्मा ऐसे पारा, जैसे आपने देखा वेलकम बैक में नाना पाटेकर का पारा ही मतलब क्या हो गया था, ब्लास्ट हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर था, है ना, हो जाता है कभी कभार। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे इस प्रकार को आपको देखने को मिलता है, इस प्रकार की अपन ये चीजें देखने को क्लिनिक, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मल जो रेंज होती है वो 90 से 120 मिलीमीटर के बीच, तथा डायस्टोलिक की जो पारे की जो है वो 60 से 80 मिलीमीटर के बीच होता है। वैसे नॉर्मल कितना बताया गया है, 120 80 हाईएस्ट है, और 90 से 120 और 60 से 80। अगर इन दोनों में कम होता है तो लो ब्लड प्रेशर, और अगर ज्यादा होता है तो हाई ब्लड प्रेशर। मतलब निम्न रक्तदाब और उच्च रक्तदाब, दो तरह के रक्तदाब हो सकते हैं, कम भी हो सकता है, कम भी नुकसान है, और ज्यादा भी नुकसान होता है, ठीक है। आपने सुना कभी कभी बीपी हाई हो गई, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, बीपी लो हो गई, ऐसा सुना है। हाँ, वो यही चीजें होती हैं। ब्लड प्रेशर, बीपी क्या है, ब्लड प्रेशर, है ना, कि लो हो जाना, कमी हो गई, या फिर ब्लड प्रेशर हाई हो गया, बीपी हाई हो गई, है ना। तो वो ऐसे वर्ड सुने हुए हैं ना, वो चीज ये है। तो एक चलो इनको क्या करते हो आप, एक इमेज बना के इनको फील किया करो आप, है ना। चलो बात कर लेते हैं, रक्तचाप मापी वाले यंत्र को रक्तचाप मापी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम स्पेग्नोमीटर है। तो ध्यान देना, ये रक्तचाप मापी है, स्पेग्नोमीटर पूछ लिया जाता है। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, या रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो रक्तचाप मापी या स्पेग्नोमीटर इसका नाम दिया गया है, ठीक है, ओके।
देखो इसके बाद सबसे पहले अगर अपन बात कर लें रक्तचाप मापी वगैरह की, तो ये वाला सिस्टम जो सबसे पहले लाए थे अपने पास, ये सबसे पहले सिस्टम लाने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? 1733 में स्टीफन हेल्स ने पहली बार रक्तचापी घोड़ी में मापा, और उसी प्रकार 1983 में कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया। जैसे ये मैंने आपको बताया इमेज में, इस प्रकार का एक रक्तचाप स्टेगनोमीटर होता है। अब देखो वो लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर की जो बातें कर रहे थे अपन, उसकी भी बातें कर लेते हैं तुरंत। निम्न रक्तचाप यानी कि लो ब्लड प्रेशर, लो बीपी, वह दाब जिसमें धमनियां और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कि जब ब्लड प्रेशर कम हो गया, मतलब फ्लो कम हो रहा है, जब रक्त का प्रवाह काफी कम हो जाता है, जब रक्त का प्रवाह काफी कम हो जाता है यानी कि रक्त बहना ही कम हो जाता है, तो मस्तिष्क, हृदय तथा गुर्दे जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन व पौष्टिक आहार सही नहीं पहुंचता है। देखो ध्यान देना, अपना जो भोजन है सभी अंगों तक, अपन तो मुंह में खा के बस खत्म काम, डाइजेशन सिस्टम हो रहा है, अपने को एनर्जी तो प्रत्येक अंग को चाहिए, तो पूछता कैसे? ब्लड के माध्यम से पूछता है। तो भोजन और पौष्टिक आहार नहीं पूछ पाता है, तो अपन कमजोरी फील करेंगे, जिससे ये अंग सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते हैं और स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं। हमारे पैरों को, हाथों को भोजन नहीं मिलेगा तो हम लात घूंस से कैसे मारेंगे? इट मीन्स काम कैसे करेंगे? तो ये क्या करता है, लो ब्लड प्रेशर के कारण हमारा प्रॉपर भोजन अपनी पूरी बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा, तो ये एक लो ब्लड प्रेशर की भी संभावनाएं इस प्रकार से सम्मिलित हो जाती है। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, आपकी जो बीपी हाई हो गई, वो कैसे हो जाती है? धमनियों में अधिक दाब के कारण, यानी कि जो धमनियों में रक्त बह रहा है उसमें दाब अधिक लग रहा है, इट मींस ब्लड ज्यादा बह रहा है, आप कुछ सोच नहीं रहे, उससे ज्यादा सोच रहे हो, है ना? यह है चिंता। वाह वाह, चिंता कर लेते हैं, टेंशन नहीं बोलते ऐसे कभी सामने, अरे टेंशन कर लिया जिससे बीपी हाई होगी महाराज, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना कभी कभार ऐसे नॉर्मल तौर पे, कि उसने टेंशन कर ली जो उसकी तो बीपी हाई हो गई। ऐसे ही क्रोध, ईर्ष्या, क्रोध में कभी कभी गुस्सा कर लेते हैं, हाइपर टेंशन हो जाते हैं, फिर हम किसी की नहीं सुनते, कोई क्या कह रहा है समझ में नहीं आ रहा, किसी के एक थप्पड़ मारी, 2-3 मार दिए, कुछ अनाप शनाप भी बोल दिए, बाद में अपना क्रोध शांत हुआ तब पता चला अरे यार फलाने आदमी को ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए था, थोड़ा मैं आवेश में आ गया था ना। तो क्रोध में भी आपकी बीपी हाई हो जाती है। ईर्ष्या है, भ्रम है, जैसे भ्रम का मतलब है, जैसे आपको मान लो किसी चीज का भ्रम हो जाए, अरे और वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, ओ नो नो नो, तो इसमें भी क्या भ्रम पाल लेते हैं अपन, तो बीपी हाई हो सकती है। कई बार आवश्यकता से अधिक भोजन खाने से, अच्छा कई बार क्या होता है, अपन आवश्यकता से अधिक भोजन भी खा लेते हैं तो भी हमारी बीपी हाई हो जाती है, तो आवश्यकता से अधिक भोजन ना खाएं। मैदे से बने खाद्य पदार्थ, अब देखो मैदे से बनने वाले खाद्य पदार्थों से भी हाई ब्लड प्रेशर की संभावना ज्यादा होती है ना? चीनी है, मसाले हैं, तेल है, घी, अचार, मिठाई, मांस, चाय, सिगरेट व शराब के सेवन से श्रमहीन जीवन वो नहीं, वो बेशरम वाला श्रमहीन, मतलब जिसमें अपन परिश्रम नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, शारीरिक क्षमता, अपना शरीर, ऐसे नहीं बोलते सारे दिन पड़े रहते हो काम नहीं करते हो, तो वो वाला श्रम है ना, श्रम वो वाली श्रम नहीं, ये वो दूसरा वाला श्रम है जो अपन काम नहीं करते हैं, खा ज्यादा रहे काम नहीं कर रहे, तो वो भी एक तरह से ब्लड प्रेशर की, हाई ब्लड प्रेशर की श्रेणी में आ जाता है। वह व्यायाम के अभाव से हो सकता है, ये तो बहुत बड़ा लोचा है। व्यायाम तो जीवन में नियमित करना ही चाहिए, चाहे आप सुबह करो चाहे शाम को करो, सुबह का बहुत अच्छा रहता है। रक्तचाप, उच्च रक्तचाप का समय पर निदान महत्वपूर्ण है। उच्च रक्तचाप का समय पर निदान महत्वपूर्ण है, यानी कि अगर आपकी बीपी हाई हो गई है तो आप एक बार डॉक्टर को दिखाओ, ठंडे पानी के छांटे दो, बट इट मीन्स जो भी वो कहना चाहता है डॉक्टर साहब वो काम करें। तो फिर से अपन क्या बोलना चाहते हैं, ऐसे मरीजों से दूर रहें। अच्छा वो तो रहना ही रहना है, अगर कोई गलती से परिवार में आवेश में आ गया तो उनसे दूर रहो, समझ जाओ इनकी बीपी हाई हो रही है, अभी इनको कुछ कहना ठीक नहीं है, अगर कुछ बात में मनवानी है तो इनका बाद में मनाएंगे जब ये नॉर्मल अवस्था में आ जाए, ठीक है? इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, वरना एक की बजाय 2-4 चांटे वांटे पड़ सकते हैं फालतू के अंदर, तो दूर रहे ऐसे लोगों से। ऐसे मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन कराना चाहिए, जैसे कि ताजे फल, डिब्बे में बंद सामग्री का प्रयोग बंद कर दें, डिब्बे में बंद सामग्री का प्रयोग बंद कर दें, यानी डिब्बा खोल के करें, इट मीन्स आप समझ नहीं रहे हो, पैकिंग सामग्री का उपयोग कम करें। भोजन में कैल्शियम यानी कि दूध लें, मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित करने चाहिए, रेशेयुक्त पदार्थ खूब खाएं, रेशेयुक्त पदार्थ खूब खाएं मतलब बादाम, काजू, अखरोट, इस प्रकार के। संतृप्त वसा, मांस, वनस्पति घी की मात्रा कम करनी चाहिए, इसके साथ ही नियमित व्यायाम करना चाहिए,
खूब तेज लगातार 30 मिनट पैदल चलना चाहिए। चलना सर्वोत्तम व्यायाम है, यानी कि आपको व्यायाम एक तरह से देखो, दौड़ना एक अलग, वो एक हार्ड परिश्रम में आता है, और एक अपन टहलना वो एक बुजुर्गों का काम है। लेकिन अपनी सी उम्र में 30 मिनट तक तेज चलना, 30 मिनट तक तेज चलना, यानी कि अपने को 2-3 किलोमीटर लगभग स्पीड से चलना चाहिए। उसमें पसीना भी आ जाता है, हल्का व्यायाम, मतलब पूरा एक वर्क हो गया, तो ये बहुत अच्छा रहता है, एक सर्वोत्तम व्यायाम माना जाता है। योग है, ध्यान है, प्राणायाम है, रोज करना चाहिए। और धूम्रपान मदिरा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, अरे नहीं करना चाहिए, है ना, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब कल करेंगे अपन नशीले पदार्थों का सेवन, अरे मतलब नहीं करेंगे बाबा, नहीं करेंगे, मतलब बताएंगे इनके बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और बिल्कुल आप इसको शालीनता से, बुक्स हैं तो बुक्स को पढ़ें और वीडियो को आपको सुने, और इनको बिल्कुल शांति से वर्डों को पढ़ें। इनमें कहाँ से छोटा क्वेश्चन बन जाएगा और कहाँ से बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, ये एक स्टोरी टाइप आपके दिमाग में, आपके डेली लाइफ में जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो आपके आनी चाहिए, ठीक है। तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।